अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है उसमें न्यू टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं V2 प्राइम का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। बेटा आपको याद है इलास्टिक इक्वेशन में हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करके ये इक्वेशन बनाई थी, और इलास्टिक इक्वेशन वाले टॉपिक में हमने ये इक्वेशन भी एक बनाई थी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल करने के लिए हमने इसमें से -1 कॉमन लिया था, तो ये प्लस बन गया था, ये माइनस में आ गया था ब्रैकेट में। लेकिन उससे पहले ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने कह दिया। अब V2 प्राइम का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं यहाँ से V1 प्राइम की वैल्यू पुट करूँगा ताकि V1 प्राइम का वजूद खत्म हो जाए, सिर्फ V2 प्राइम रह जाए और हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लें। तो बेटा V1 प्राइम का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, -V2 उधर जाके +V2 हो जाएगा, और +V1 उधर जाकर के हो जाएगा -V1। इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। अब इस V1 प्राइम की जगह मैंने ये रकम लिख दी है, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दी है, माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये माइनस जब ब्रैकेट में ख़त्म करूँगा, बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो V1 + V1 2V1 -V2 -V2 प्राइम आ जाएगा। तो बेटा जी अब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2m1V1 -m1V2 -m1V2 प्राइम, इधर आ जाएगा m2V2 प्राइम -m2V2 प्राइम। वाली वैल्यूज़ मैंने राइट साइड पे ले आया हूँ। ये एक ऑलरेडी इधर है, दूसरी इधर है, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, ये प्लस में आ जाएगी, ये ऑलरेडी प्लस में है। और विदाउट प्राइम मैं इधर ले आऊँगा लेफ्ट साइड पे, दो ऑलरेडी इधर हैं और एक जो है वही माइनस वाली इधर आकर के हो जाएगी प्लस। ठीक है, इधर आगे प्लस होगी, इसको मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है, कोई मसला नहीं है इसका। बेटा इन दोनों में से V2 प्राइम कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 + m2, इन दोनों में से V2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा m2 - m1। अब ये पूरी रकम इधर इससे मल्टीप्लाई हो रही है V2 प्राइम से, तो इधर आकर के हो जाएगी डिवाइड, इससे भी डिवाइड होगी तो 2m1 और m1 + m2 साथ V1 आ जाएगा, इससे डिवाइड होगी तो m2 - m1 डिवाइड बाई m1 + m2। ये हमारे पास V2 प्राइम का फॉर्मूला बन गया, जो मैंने कल वैसे ही डायरेक्ट लिखा था ना, आज आपको पता चल गया। ये पता चल गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछने। आज हम प्रॉपर अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा अगर आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला टॉपिक जहाँ पे है ना, उसके साइड पे एक ग्रीन बॉक्स में सवाल पूछे हुए हैं, दो मैंने उनका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, साइड बॉक्स में अगर कुछ रह जाए ना तो आप बता दिया करें, वो मैं डिस्कस कर दिया करूँगा। जिसमें वो कह रहे हैं कि ये दो हमारे पास एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन आगे होता है ना उसे कहते हैं परस्यू प्लेन, जो पीछे होता है उसे कहते हैं चेजिंग प्लेन। उसने पूछा अगर चेजिंग प्लेन इस पर फायर करता है तो उसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा। तो चेजिंग प्लेन अगर फायर करेगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसने फायर फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ, यानी एक्शन आगे की तरफ कर रहा है, उसका रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जबकि परस्यू प्लेन जो है ना, जब वो फायर करेगा इसके जवाब में वो पीछे की तरफ फायर करेगा, यानी वो एक्शन पीछे करेगा तो रिएक्शन क्या होगा, आगे की तरफ, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो उसने दो सवाल पूछे हुए हैं। पहले सवाल में उसने पूछा चेजिंग प्लेन की स्पीड क्या होगी अगर वो फायर करे, तो आपने कहना डिक्रीज होगी, और परस्यू प्लेन अगर फायर करे उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। ये MCQs आ सकता है, इसकी वजह आपको पता चल गई है जो मैंने अभी बताई है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की डेरिवेशन आनी चाहिए बस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैं प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, आपने ये लिखनी है कि ये देखें पानी फ्लो कर रहा है, जाके दीवार से टकरा रहा है। पानी जब दीवार से टकराता है ना तो वो फोर्स लगाता है उस पर। पानी के फ्लो करने से ही फोर्स अमल करती है जब वो जाके किसी बॉडी से टकराता है। जब सैलाब आते हैं तो पानी देखें जाके जब टकराता है घरों के साथ तो घर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पानी फोर्स अप्लाई करते हैं जब वो मूव करते हुए जाके टकराते हैं किसी सरफेस पे। तो बेटा इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। देखें पानी फ्लो कर रहा है एट वेलोसिटी v और जाके दीवार से टकरा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पानी जब जाके दीवार से टकरा रहा है एट वेलोसिटी v, तो टकरा के रेस्ट में आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं रेस्ट में बाउंस बैक कर सकते हैं। हम मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसको की वेलोसिटी को पानी दीवार से टकराने के बाद 0 कह रहे हैं कि लेट वाटर स्ट्राइक्स वॉल एट स्पीड v एंड कम्स टू रेस्ट। तो पानी का जो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे 0 होगा ना, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी दीवार से टकरा के 0 है, और इनिशियल मोमेंटम mv के बराबर होगा, तो 0 - mv - mv। अब बेटा बाय लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम फोर्स को चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम भी लिख सकते हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक, तो उसके मुताबिक मैं फोर्स को चेंज इन मोमेंटम और वो टाइम भी लिख सकता हूँ।
तो चेंज इन मोमेंटम की जगह मैं माइनस एम वी लिख देता हूँ, डेल्टा टी को सिंपल टाइम टी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। अब बेटा ये जो फॉर्मूले से फोर्स आ रही है ना, ये फोर्स है बाय वॉल, ये वो फोर्स है जो दीवार लगा रही है। आपको पता होना चाहिए हम जब चेंज इन मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना, तो हमें जो फोर्स मिलती है ना, ये वो वाली फोर्स होती है जो मोमेंटम को चेंज कर रही है। तो पानी के मोमेंटम को चेंज तो दीवार की फोर्स कर रही है ना, लेकिन हमें फोर्स किसकी चाहिए, पानी की। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स बाय वाटर जो होगी वो फोर्स बाय वॉल की इक्वल ही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो दीवार की फोर्स एक्शन है, तो पानी की फोर्स उस पर क्या होगी, रिएक्शन। तो पानी की फोर्स दीवार की फोर्स के बराबर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर मैं इन दोनों के बराबर करता हूँ तो एक के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस। अब फोर्स बाय वॉल का फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया माइनस एम वी ओवर टी, वो मैंने पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एफ इजिकल एम वी ओवर टी, ये हमारे पास आ गई फोर्स बाय वाटर। ठीक है, फोर्स बाय वाटर पॉजिटिव में होगी, फोर्स बाय वॉल नेगेटिव में हम शो करवा रहे हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। अब बेटा इस फॉर्मूले को मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करके ये भी लिख सकता हूँ, एम ओवर टी इंटू वी। एम ओवर टी को मैं कह सकता हूँ मैस फ्लोइंग पर सेकेंड, और वी यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ वाटर, यानी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो हमारे पास कैसे आती है, जो पानी का मैस फ्लो करता है ना 1 सेकंड में, उसको पानी की स्पीड से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी पानी की फोर्स ज़्यादा कब अमल करेगी, जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सिर्फ स्पीड ही ज़्यादा नहीं होगी, उसका मैस भी ज़्यादा फ्लो करना चाहिए पर सेकंड। जब फ्लड आता है ना, पानी की स्पीड भी ज़्यादा होती है और मैस फ्लोइंग पर सेकंड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम स्पीड वी स्पीड को चेंज इन स्पीड भी कह सकते हैं, तो हमने पॉजिटिव में पुट करनी। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया पानी का मैस फ्लो कर रहा है पर सेकंड 15 kg पर सेकंड, और उसकी स्पीड है पानी की 3 मीटर पर सेकंड, और वो जमीन दीवार से टकरा के रेस्ट में आ गया। तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो हमने निकालनी, तो फॉर्मूला ये एम ओवर टी की जगह 15 पुट कर दिया, वी की जगह 3, 15 × 3 45 न्यूटन फोर्स आ गई है। समझ आई बच्चों? इस तरह हम लोग फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो निकालते हैं। यहाँ पे हम वी को सिंपल स्पीड भी कह सकते हैं या चेंज इन स्पीड भी कह सकते हैं, जो हमने पॉजिटिव में ही लेनी होती है। क्लियर बच्चों? अब बेटा हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्स कौन सी होती हैं, जो सडनली अमल करती हैं, अचानक धमाका खेज फोर्सेस। क्या हमने इस टॉपिक में एक्चुअली ये बात डिस्कस करनी है कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस जहाँ पे पाई जाती है ना, वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है। तो दो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक है एक्सप्लोजन ऑफ शेल, शेल से मुराद ये बॉम्ब, बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है। और एक हम बुलेट और गन वाली एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने 9th में डिस्कस की भी थी। तो बेटा ये मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूँ, आप यही करना है, आपके लिए आसान होगा कि आप देखें ये शेल एक बॉम्ब नीचे की तरफ आ रहा है, वो रास्ते में आते हुए एक्सप्लोड करके 2 टुकड़ों में, ज़रूरी नहीं 2 ही टुकड़े हो, 2 लाख भी हो सकते हैं टुकड़े, लेकिन हम आसानी के लिए 2 लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए जब व्हेन शेल एक्सप्लोड इन मिड एयर, मिड एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर, यानी जहाँ पे हवा पाई जा रही है, तो वेक्टर सम जो होगा ना, वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इट्स फ्रेगमेंट, कि जब शेल फट जाता है ना, एक्सप्लोड करता है, तो उसके टुकड़ों के मोमेंटम का वेक्टर सम बराबर होगा किसके, मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग शेल बिफोर एक्सप्लोजन। यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा ना शेल एक्सप्लोड करने से पहले, वो एक्सप्लोड करने के बाद उसके टुकड़ों का जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके क्या होता है, वो इक्वल होता है। यानी कि ये एम कैपिटल एम वी क्या है, शेल एक्सप्लोड करने का पहले का मोमेंटम, और m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, उसका फाइनल मोमेंटम, जो उसके टुकड़ों के मोमेंटम को ऐड करके आ रहा है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम फिर कह सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है, टोटल फाइनल मोमेंटम। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स इन एक्सप्लोजन ऑफ शेल। बात समझ आइए आपको? अगर यहाँ पे 2 के बजाय 2 लाख भी होते ना टुकड़े, तो उन सब का सम, वेक्टर सम जो होना था मोमेंटम का, वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल के क्या होना था, इक्वल। ठीक है बच्चों? तो ये आपको उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। उसके बाद अगली एग्जांपल जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है राइफल एंड बुलेट वाली, यानी गन एंड बुलेट वाली एग्जांपल में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये बोर्ड में आया हुआ है, इसमें राइफल की वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने का कहा था, तो आपने ये ड्राइव करना है, या सिंपल एग्जाम्पल भी कहें तो अगर कहना कोई एक एग्जाम्पल डिस्कस करें एक्सप्लोसिव फोर्स की, तो आप दोनों में से जो सी मर्जी बता सकते हो, लेकिन नाम लेके भी पूछ सकते हैं। अब बेटा जब राइफल फायर करती है बुलेट एट वेलोसिटी वी, तो गन रिकॉइल करती है। रिकॉइल का मतलब वो पीछे की तरफ आती है एट वेलोसिटी वी प्राइम, क्योंकि एक्शन आगे की तरफ होगा तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड, तो राइफल पीछे की तरफ आती है। राइफल की वेलोसिटी फर्ज किया वी प्राइम है।
तो बेटा इस केस में इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा दोनों का, कि इनिशियली बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है। और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे जो होगा वो किस तरह आएगा, बुलेट के मोमेंटम में गन के मोमेंटम को ऐड कर दूंगा। बुलेट का मोमेंटम कैसे आएगा, बुलेट के मैस को बुलेट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। गन का मोमेंटम कैसे है, गन के मैस को गन की वेलोसिटी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है, लिहाजा यहाँ पे जो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा ना बुलेट और गन का जो ऐड करके आ रहा है वो जीरो के बराबर ही होगा। तो बेटा यहाँ पे ये माइनस प्लस एम वी उधर जाकर क्या जाएगा माइनस, यानी क्या पता चला यहाँ पे कि बुलेट और गन का फाइनल मोमेंटम क्यों जीरो आएगा, क्योंकि उनका जो फाइनल मोमेंटम है ना बुलेट और गन का वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो आंसर इसलिए जीरो आएगा, यानी कि बुलेट का इनिशियल मोमेंटम जीरो है, गन का भी जीरो है। फाइनल मोमेंटम ना बुलेट का जीरो है ना गन का जीरो है, लेकिन टोटल फाइनल मोमेंटम जीरो है। क्यों, क्योंकि मैं जब टोटल फाइनल मोमेंटम के लिए बुलेट और गन का फाइनल मोमेंटम ऐड करूंगा ना, तो फर्ज क्या एक का 10 है तो दूसरे का मैं क्या कहूंगा, -10। तो 10 जमा -10 आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अगर आपसे कहे ना कि हम जब बुलेट फायर करते हैं तो क्या बुलेट का मोमेंटम चेंज होता है, आप कहना जी सर। अगर कहीं राइफल का चेंज होता है आप कहना जी सर। अगर मैं कहूँ टोटल चेंज होता है आप कहना नो सर, टोटल कांस्टेंट रहता है। समझ आई बच्चों। और यहाँ से हम कैपिटल एम उधर जाके डिवाइड करते हैं, ये देखें ये फॉर्मूला बन गया किसका, राइफल की फाइनल वेलोसिटी का। और यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि स्मॉल एम बुलेट का मैस है और कैपिटल एम गन का मैस है। ऊपर छोटी वैल्यू हो बटे के नीचे बड़ी वैल्यू हो तो आंसर 1 से छोटा आता है। तो आप देखें गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी को 1 से छोटी रकम से मल्टीप्लाई करके हासिल हो रही है, लिहाजा गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से छोटी होगी। ये नहीं समझना कि गन उतनी वेलोसिटी वापस आएगी जितनी वेलोसिटी बुलेट आगे जा रही है, ऐसा होता चलाने वाला भी मर जाएगा। मोमेंटम फाइनल दोनों का बराबर होता है, डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, वेलोसिटी बराबर नहीं होती। ठीक है, गन का मैस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, बुलेट का मैस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट सेम रहता है। समझ आई बात आपको। और यहाँ पे अगर आपसे कहें नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नेगेटिव साइन बता रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। क्लियर। तो अगर आपसे कहें फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट और गन क्या होता है आपस में, आपने कहना सर इक्वल होते हैं। अगर कहें वेलोसिटी, आप कहना सर वो नहीं इक्वल होती, बुलेट की ज़्यादा होती है, गन का की वेलोसिटी कम होती है क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।